हेलो एवरीवन। हम उत्तराखंड बोर्ड के सैंपल पेपर 2023 को सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले दो वीडियो अपलोड कर दी हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत स्थिति का गॉस का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से एक समान रूप से स्थित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। सबसे पहले इसमें हमें गॉस का नियम लिखना है। तो इसके लिए हम नियम लिखते हैं, गॉस का नियम। गॉस का नियम ये कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यदि हमारे पास कोई एक बंद पृष्ठ है ये और इसके अंदर आवेश है अलग अलग Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इस प्रकार से, यदि हम इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें तो गॉस ने यह कहा कि इससे निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो फाई ई, इसमें कुल आवेश यानी कि नेट आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इसे हम थ्योरी में लिख सकते हैं, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जो कि हमने पहले ही लिखा था। अगर फाई ही लिखें तो वो होगा क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स को हम पहले भी निकालते थे, जबकि हमने फ्लक्स निकालने के लिए फाई बराबर ई डॉट ए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जबकि ये फ्लक्स निकालने का तरीका था ई का डॉट प्रोडक्ट करते थे ए के साथ। अभी यदि गॉस ने ये बताया कि अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो हम कुल आवेश लें और उसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करें, तो हम आसानी से विद्युत फ्लक्स को ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं फाई को, और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अभी ये हमारे काम को थोड़ा आसान कर देता है, जबकि अगर हम इसे इस तरीके से निकालें तो इसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र और ए का डॉट प्रोडक्ट कराना होगा। तो फिलहाल तो हमने गॉस का नियम को इस तरीके से ही समझ सकते हैं कि जो फाई होगा वो क्यू नेट यानी कि कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। अब हमें इसी की सहायता से एक सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम एक सीधा तार मानते हैं पहले। यदि हम ये मान लें कि ये कोई एक सीधा तार है, अनंत लंबाई का सीधा तार है, इसके समीप किसी एक पॉइंट पर हमें विद्युत फ्लक्स को निकालना है, तो गॉस की प्रमेय की सहायता से यहाँ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, काल्पनिक पृष्ठ की रचना करते हैं जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और गॉसियन पृष्ठ हमें कुछ इस प्रकार का मानना चाहिए जो कि जिसे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे तार है, सीधा तार है, तो इसके आसपास हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, समान दूरी पर ये गॉसियन पृष्ठ है। और अगर ये हम एक गॉसियन पृष्ठ मान ले बेलनाकार, इस बेलनाकार पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ का नाम दे रहे हैं। आप चाहें तो इसे किसी भी आकृति का मान सकते हैं, परंतु अगर बेलन होगा या बेलनाकार होगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमारे लिए आसान होगा। अभी हमें इससे आर दूरी पर पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो माना अनंत लंबाई का तार जिसका आवेश घनत्व
लैम्डा है। और यदि हम लैम्डा की बात करें तो लैम्डा जो होगा कुल आवेश अपॉन इसकी लंबाई। तो फिलहाल तो हम इसका आवेश घनत्व हमने लैम्डा मान लिया है, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट है। अब जितनी भी लंबाई होगी हम उसी के अकॉर्डिंग इसका आवेश निकाल सकते हैं। अभी हमें इस तार से r दूरी पर, ये हमने माना r दूरी पर विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। इसके लिए r बिंदु P से जाते हुए एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ की रचना करते हैं। ये हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया। अब इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र जो होगा इससे दूर की ओर होगा, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा। और इस पॉइंट पर अगर हम क्षेत्रफल सदिश देखें या इसके पृष्ठ पर कहीं भी क्षेत्रफल सदिश देखें तो वो भी ठीक इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये तो हुआ E, और यहीं पर इसका क्षेत्रफल सदिश A होगा। जबकि अगर इस पॉइंट पर बात करें, इस पृष्ठ पर बात करें, तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो लंबवत होगा इस क्षेत्र के, सॉरी ये A है, और जो क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए वृत्तीय पृष्ठों से इसके वृत्तीय पृष्ठों पर E व A की दिशा लंबवत है, अतः इससे या वृत्तीय पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर, जो फाई होगा वो होगा E यहाँ से, और यहाँ से तो शून्य होगा, जबकि इस पृष्ठ से निकलेगा। तो अगर इस पृष्ठ की बात करें, अगर इसकी लंबाई हम L मान लें, तो इसे वृत्तीय पृष्ठ, इसका बोलेंगे हम कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ। तो E इंटू वक्र पृष्ठ, इसका क्या होगा 2πr_L, क्योंकि हमने इसकी लंबाई L मानी है। तो फाई इज इक्वल टू, अगर हम गॉस से देखें, गॉस की प्रमेय से देखें, तो इसमें गुजरने वाला जो कुल आवेश होगा वो होगा, क्योंकि इसका हमने घनत्व माना था लैम्डा, तो इस तार का जो आवेश होगा कुल, जो इस पृष्ठ के अंदर है, वो होगा लैम्डा एल। तो कुल आवेश है गॉस के नियम से, यहाँ हम गॉस का नियम अगर यूज करें तो जो ये फाई होगा, फाई हमारा हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट E 2πr_L। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। यहाँ से हम E आसानी से फाइंड कर सकते हैं, तो E मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। E इक्वल टू जो होगा इसके बाद E हो जाएगा हमारा लैम्डा एल, एल से तो एल कैंसिल, और ये 2πr डिवाइड में जाएगा, तो लैम्डा अपॉन 2π_ε0 r। तो इस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं r डिस्टेंस पर। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो E होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r के। तो फिलहाल हम
तीन तीन नंबर में है ये क्वेश्चन, तो इतना लिखना सफिशियंट है हमारे लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी का अथवा का क्वेश्चन है, संधारित्र किसे कहते हैं? एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से आवेशित किया जाता है। बैटरी का संबंध संधारित्र से विच्छेदित करने पर, यानी कि बैटरी को हटा देने पर, उपरांत प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी की जाती है, तो निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी सबसे पहले हम लिखते हैं संधारित्र। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें हम किसी चालक का बिना आकार बदले उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि वो पर्याप्त मात्रा को संचित कर सके, आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सके। तो संधारित्र किसे कहते हैं? पहले लिखते हैं संधारित्र एक ऐसा संयोजन, या हम इस प्रकार लिख सकते हैं, संधारित्र वह युक्ति है, वह युक्ति है जिसमें चालकों का बिना आकार बदले उनकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे उन पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संग्रहित किया जा सके। किसी संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V होती है। तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V। अभी इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, यदि हम संधारित्र से बैटरी को हटा दें, विच्छेदित कर दें और प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी की जाए, तो निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो समांतर प्लेट, उसके लिए ध्यान रहे, यदि किसी बैटरी को हटाते हैं तो Q भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, तो C जो होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, अर्थात जो CF होगा फाइनल और C0 मतलब प्रारंभिक, वो दोनों इक्वल रहेंगे। या इनिशियल लिख सकते हैं, चलो इनिशियल लिख लेते हैं V नोट को, इसे हम इनिशियल लिख लेते हैं, प्रारंभिक, ये पहला और ये बाद का। ऐसे ही धारिता भी बराबर रहेगी। और दूसरा उसने पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, संग्रहित ऊर्जा। संग्रहित ऊर्जा के लिए चूंकि हम जानते हैं, तो जो U होता है वो U होता है 1/2 Q² अपॉन C। जब C भी कांस्टेंट है और Q भी कांस्टेंट है, तो U जो होगा UF जो होगा UI के, अर्थात उसकी ऊर्जा भी परिवर्तित नहीं होगी। यही पूछा था हमारे से कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और संग्रहित ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नंबर 1, धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और सेकंड जो था ऊर्जा, संग्रहित ऊर्जा पर भी
कोई प्रभाव नहीं होगा। एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन थे, पहले संधारित्र को बताना था, और दूसरा एक ये, दूसरा धारिता और संग्रहित ऊर्जा पर क्या प्रभाव, तीनों एक एक नंबर में डिवाइड थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है? किसी चालक के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। सबसे पहले हमें अपवाह वेग, इसे अनुगमन वेग भी कहते हैं, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। तो यहाँ पर लिखते हैं इसे अपवाह वेग। अपवाह वेग क्या होता है? जब किसी चालक के सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, या ये कहें कि किसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है, तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन आरोपित क्षेत्र की विपरीत दिशा में त्वरित हो जाते हैं। यानी कि किसी चालक को बैटरी से जोड़ा और जोड़ने के बाद उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा उसके विपरीत दिशा में त्वरित हो जाते हैं। इस प्रकार ये मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के कारण अतिरिक्त अतिरिक्त वेग प्राप्त करते हैं, परंतु गति के दौरान चालक के भीतर स्थित स्थिर आयनों से बार बार टकराते रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों का वेग प्रत्येक टक्कर के बाद बदलता रहता है। तो किसी चालक में आरोपित वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के औसत वेग को अपवाह वेग कहते हैं। अभी से मैं थोड़ा पहले से ही लिख देता हूं, तो आप एक बार फिर रिपीट करेंगे। अपवाह वेग, अपवाह वेग, यदि किसी चालक को हम किसी बैटरी से जोड़ते हैं और जो बैटरी का वैद्युत क्षेत्र होता है, जिस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र होता है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन त्वरित होने प्रारंभ कर देते हैं, और जब ये धनायनों से बार बार टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का वेग बदल जाता है, अर्थात चेंज होता रहता है। इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के औसत वेग को, औसत वेग को ही अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, और इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि इसमें हमें कहा है किसी चालक के अपवाह वेग और वैद्युत धारा के बीच संबंध, हमें वीडी और आई के बीच संबंध स्थापित करना है, वी और आई के बीच। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि इस चालक में माना प्रति एकांक लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो यदि हम इसमें विद्युत धारा निकालना चाह रहे हैं तो कुल आवेश कितना प्रवाहित हुआ प्रति सेकंड वो निकाल लें, तो हम यहाँ से आसानी से विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो जाएगी हमारे पास n प्रत्येकांक लंबाई में है, और प्रत्येकांक आयतन में अगर हमें निकालने हैं तो n l इंटू ए, ये हमारे पास कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एक कुल t समय में प्रवाहित आवेश हो जाएगा हमारे पास n a l और इंटू ई इलेक्ट्रॉन, ये कुल आवेश हमारे पास होगा t समय में प्रवाहित। तो t समय में प्रवाहित कुल धारा I बराबर हो जाएगी कुल आवेश n a l e अपॉन में t, और यदि हम l अपॉन टी देखें तो ये हमारे पास होगा वीडी के फॉर्म में। तो I बराबर n a n e लिख लेते हैं पहले, n e a, और l अपॉन टी को लिख सकते हैं वीडी। तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास n e a वीडी। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20 है, एक परिपथ चित्र की सहायता से दिखाइए कि चल कुंडली धारा मापी को एक दी गई कोटि के एमीटर में कैसे बदला जा सकता है। अभी हमें धारा मापी को
मापी को अमीटर अमीटर में बदलना। जो हमारा अमीटर होता है, अमीटर एक कम प्रतिरोध का कम प्रतिरोध कम प्रतिरोध का एक धारा को मापने वाला यंत्र होता है। अर्थात हम एमीटर की सहायता से किसी भी परिपथ की धारा को माप सकते हैं और एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। तो अभी हमें धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अमीटर का प्रतिरोध कम रखने का प्रयास करते हैं और इसमें धारा मापी के साथ एक समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए जैसे यदि हमारे पास ये कोई धारा मापी है, जी मान लेते हैं, ये धारा मापी है। इस धारा मापी के साथ हम क्या करेंगे कि एक प्रतिरोध लगाएंगे कम, जिसका प्रतिरोध कम हो, एक तार लगाएंगे जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो और वो भी इसके समांतर क्रम में। मान लेते हैं कि ये हमने एक तार लगा दिया एस प्रतिरोध का। अब ये जो एस है, इस कम प्रतिरोध के तार को या इस कम प्रतिरोध वाले तार को हम शंट कहते हैं। तो धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगाते हैं, जिसे शंट कहते हैं। शंट कहते हैं। इससे होगा क्या कि अगर इस तार का प्रतिरोध कम होगा तो इधर से धारा प्रवाहित हो जाएगी। यदि हम इसमें आई धारा को भेजें तो गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी में जो जाने वाली धारा वो आई जी है और इधर जाने वाली जो धारा है वो हम मान सकते हैं आई माइनस आई जी। इधर से जाने वाली धारा ये, क्योंकि किरचॉफ के प्रथम नियम पर इधर से आई करंट और इधर आई जी गया तो इधर जाएगा आई माइनस आई जी। और इस शंट को हम अपनी सुविधानुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। जिस रेंज में हमें कन्वर्ट करना है इस धारा मापी को, उसी के अनुसार हम प्रतिरोध को लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं इसमें हम किरचॉफ का नियम लगाएं तो किरचॉफ का नियम जो होगा वो होगा हमारा आई जी, ऐसा लिखते हैं हम पहले, माना मापी का प्रतिरोध जी तथा उसमें बहने वाली धारा आई जी हो तो शंट से बहने वाली धारा या प्रवाहित होने वाली धारा आई माइनस आई जी होगी। परिपथ में किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है समेशन आई आर बराबर समेशन ई, यानी कि समेशन मैं लिख देता हूँ समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई। यहाँ पर कोई विद्युत वाहक बल तो है नहीं तो ये तो पार्ट जीरो हो जाएगा, आई इंटू आर। अर्थात आई अगर इस सर्किट में देखें हम तो इस तरीके से लिखा जाएगा
आई माइनस आई जी इंटू इसके साथ प्रतिरोध है एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, या माइनस में आई जी इंटू जी इज इक्वल टू 0, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आई जी इंटू जी इज इक्वल टू, क्योंकि विद्युत वाहक बल नहीं है तो वो हो जाएगा 0, तो यहां से होगा आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। यहाँ से हम एस को फाइंड कर सकते हैं, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। तो ये संट हम अपनी मर्जी से जिस रेंज में भी हमें किस एमीटर को चेंज करना है उसके अनुसार निकालते हैं। संट हम जो हमें धारा चाहिए होगी आई या आई जी, जितनी भी धारा हमें आई जी चाहिएगी उसी रूप में हम ये संट को लगा देंगे। जैसे यदि हमें यहाँ से धारा आई जी धारा कम चाहिए होगी तो यहाँ पर ये कम से कम प्रतिरोध लगाएंगे, और अगर यहाँ धारा ज्यादा चाहिएगी तो इसे थोड़ा बढ़ा देंगे। तो हम वो अपनी मर्जी इच्छा अनुसार इसे निकाल सकते हैं किस रेंज में हमें चाहिए है। तो इस प्रकार हम किसी भी धारामापी को अमीटर में बदल सकते हैं। एक क्वेश्चन याद रखें कि जो आदर्श अमीटर होता है, ये कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है, अलग एग्जाम में पूछा भी गया। आदर्श अमीटर, अमीटर के लिए आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो लगभग लगभग क्या शून्य होना चाहिए आदर्श एमीटर के लिए। तो इस बात को आप याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी का अथवा का क्वेश्चन है, भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इनके बीच भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इनके बीच उसमें संबंध, इस सूत्र को लिखिए। मेरे हिसाब से सिद्ध करना आना चाहिए था, चलो देखते हैं। लिखना मतलब सिद्ध करना, क्योंकि 3 नंबर में है तो इसे हम पूरा ही करेंगे। भूचुंबकत्व अवयव, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के या भूचुंबकत्व चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, ये भूचुंबकीय अवयव अवयव तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, नतिकोण, नंबर 2 दिक्पात का कोण होता है, और नंबर 3 हमारा चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है। तो फिलहाल हम नतिकोण को लिख लेते हैं। नतिकोण क्या होता है, यदि हम यहाँ पर देखें कि यदि हमारे पास दो जिसे हम चुंबकीय यामी उत्तर और भौगोलिक यामी उत्तर कहते हैं, ये हमारे पास चुंबकीय यामी उत्तर है, इसे हम डैश ये करके बना देते हैं। ये हमारे पास भौगोलिक यामी उत्तर है। यदि हम चुंबकीय यामी उत्तर बनाए तो चुंबकीय यामी उत्तर मान लेते हैं कि ये है हमारे पास, ये चुंबकीय यामी उत्तर है। मैं इसे अदर कलर से बना देता हूँ। ये हमारे पास है चुंबकीय यामी उत्तर, इसे बोलते हैं चुंबकीय यामी उत्तर, और ये है हमारे पास भौगोलिक यामी उत्तर। भौगोलिक यामी उत्तर, तो चुंबकीय यामी उत्तर और भौगोलिक यामी उत्तर के बीच जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं नतिकोण। सॉरी, ये दिक्पात का कोण है।
दिक्पात, दिक्पात का कोण। तो भौगोलिक यामी उत्तर चुंबकीय यामी उत्तर के बीच जो कोण बनेगा उसे बोलते हैं दिक्पात का कोण। भौगोलिक यामी उत्तर तथा चुंबकीय यामी उत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। इसे हम चाहो तो अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा से लिख दिया। दूसरे नंबर पर होता है हमारा नति या नमन कोण। नति कोण या नमन कोण भी कहते हैं। नति या नमन कोण क्या होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम चुंबकीय यामी उत्तर में कोई चुंबकीय सुई को लटकाएं तो चुंबकीय सुई जो क्षैतिज के साथ यहाँ पर जो कोण बनाती है उसे हम बोलते हैं दिक्पात का कोण। क्या बोलते हैं, दिक्पात का, सॉरी नम, उसे हम बोलते हैं नमन, नति कोण या नमन कोण। तो यदि नति या नमन कोण लिखे हम तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नति या नमन कोण कहते हैं। नति या नमन कोण कहते हैं और इसे हम थीटा से लिखते हैं। इसे हम फिलहाल कैसे लिखते हैं, थीटा से। और तीसरा जो घटक होता है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक। अब क्षैतिज घटक कहां पर होगा, यदि हम इसे चुंबकीय क्षेत्र B माने तो चुंबकीय क्षेत्र का एक क्षैतिज घटक यहाँ होगा, इसे बोलते हैं B cos थीटा। और ऊर्ध्वाधर घटक यहाँ पर होगा, वो होगा B sin थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसे चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो होता है चुंबकीय या भूचुंबकीय अवयवों के अंतर्गत काउंट होता है, या इसकी सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अब हमें कहा है नति, चुंबकीय क्षेत्र या ऊर्ध्वाधर, इनके बीच संबंध स्थापित हमें करना है। तो उसके लिए हम लिखते हैं B बराबर, सॉरी, जो क्षैतिज घटक है उसका नाम हम लिख लेते हैं BH लिख लेते हैं, चलो हॉरिजॉन्टल। BH बराबर होगा B cos थीटा और BV जो होगा वो होगा वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक B sin थीटा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। यदि हम इन्हें वर्ग करके जोड़ें तो BH का स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ से B स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अब इसे सॉल्व करें अगर तो BH स्क्वायर हॉरिजॉन्टल BV वर्टिकल का स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। तो इस प्रकार B हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और B में संबंध है। यदि हम समीकरण 2 बटे समीकरण 3 करें तो 2 को 1 से भाग दें तो ये आ जाएगा BV बटे BH इज इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन B cos थीटा। B से B कैंसिल होगा, साइन अपॉन कोस टेन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम टेन थीटा इज इक्वल टू B
वी अपॉन बी एच, और थीटा यानी कि नति कोण हमें निकालना हो तो बी वी सॉरी टेन इनवर्स बी वी अपॉन बी एच। अगर आपने इसे पहले पढ़ रखा हो, बी वी ना पढ़ रखा हो, तो इसे आप इस वाले कंपोनेंट को, मतलब कई बुकों में बी वी की जगह वी ही लिखा होता है कैपिटल, और बी एच की जगह केवल एच लिखा होता है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया था, चलते हैं।